उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। बोर्ग, क्यों इस बेवकूफ़ पर गुस्सा हो रहे हो? इसकी हालत तो देखो। अगर तुमने ज़्यादा गुस्सा दिखाया तो ये बेचारा यहीं बेहोश हो जाएगा। इस बार काउंटर पर खड़े हुए नौजवान ने मुदाफ़ियत करते हुए कहा, लेकिन अंदाज उसका भी तहकीर आमेज़ था। मुझे भी यही एहसास हो रहा है, इसलिए तो मैंने अभी तक इसे हाथ नहीं लगाया, वरना तुम जानते हो बोर्ग ज़बान से ज़्यादा हाथ हिलाने का माहिर है। बोर्ग ने बड़े नहूसत भरे लहजे में कहा, अगर हार्बर साहब दफ्तर में मौजूद हों तो उन्हें कहिए कि कोबरान उनसे मिलना चाहता है। अचानक इमरान ने संजीदा होते हुए कहा। उसके चेहरे पर यकलख्त इस कदर सख्ती से उभर आई थी कि बोर्ग और काउंटरमैन दोनों चौंक पड़े। कोबरा? तुम कोबरा हो? कभी शक्ल देखी है कोबरे की? बोर्ग ने संभल कर जवाब देते हुए कहा। तुम कोबरे को जानते हो? इमरान ने सख्त लहजे में पूछा। हाँ जानता हूँ, वो दौलत आबाद का मशहूर गुंडा है, बोर्ग ने जवाब दिया। कभी इसकी शक्ल देखी है? इमरान ने मुख्तसर से लफ्ज़ों में जवाब देते हुए कहा। नहीं, सिर्फ नाम ही सुना है। बहरहाल वो तुम जैसा चिड़ी मार नहीं हो सकता, बोर्ग ने मुज़ीका उड़ाने वाले लहजे में कहा। मगर दूसरे लम्हे जब इमरान का हाथ बिजली की सी तेज़ी से घूमा तो कलब हाल थप्पड़ की जोरदार आवाज से गूंज उठा। इमरान के थप्पड़ में कुछ इतनी कुव्वत थी कि लहीम शहीम बोर्ग उछलकर काउंटर पर मुंह के बल जा गिरा। कलब में बैठा हुआ हर शख्स बेइख्तियार उठ खड़ा हुआ। मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त किया है बोर्ग, एसिड की औलाद। अगर तुमने कोबरे को शक्ल से देखा हुआ था तो शायद तुम्हारी जुबान ही ना हिलती। इमरान ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा। तुम्हारी ये जुर्रत, तुमने बोर्ग पर हाथ उठाया है। अब मैं तुम्हारी बोटी बोटी अलहदा ना कर दूं तो मुझे इंसान की बजाय कुत्ते की औलाद कहना। बोर्ग ने उछलकर वापस अपने कदमों पर खड़े होते हुए कहा। इसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से स्याह पड़ गया, आंखों से शोले से निकलने लगे थे। कहने का क्या मतलब? वो तो तुम हो ही, इमरान ने बड़े मुतमईन अंदाज में जवाब देते हुए कहा। ओह, भाग जाओ तो भाग जाओ, अभी भी वक्त है, जान पालो। बोर्ग से बच जाओ, ये मार डालेगा। अचानक काउंटर पर खड़े नौजवान ने चीख कर कहा। अव्वल तो भाग नहीं सकता मिस्टर, अपनी गरायमत ठीक कर लो, वो उड़ सकता है, इमरान ने बड़े मुतमईन अंदाज में जवाब देते हुए कहा। और उसी लम्हे बोर्ग ने इस पर छलांग लगा दी। मगर इमरान ना सिर्फ फुर्ती से एक तरफ हटा बल्कि इसकी लात तेजी से घूमी और दूसरी बार बोर्ग चीखता हुआ क्लब की मेज़ों पर मुंह के बल जा गिरा। दूसरे लम्हे बोर्ग गुस्से की शिद्दत से पागल हुआ, उठकर पलटा और अब इसके हाथ में चमकता हुआ खंजर मौजूद था। इसका अंदाज बता रहा था कि उसे अपनी खंजर जनी पर नाज है। मैं तुम्हें मार डालूंगा, बोर्ग ने चीखते हुए कहा। वो उस लम्हे इसने इंतहाई खतरनाक अंदाज में उछलकर इमरान पर खंजर का वार किया। अगर इमरान से ज़रा सी भी चूक हो जाती तो इमरान के बच्चे निकलने की 1% भी इम्कानात ना होते। लेकिन अब बोर्ग की बदकिस्मती को इसके हाथ में इमरान था, इसलिए इमरान इत्मीनान से अपनी जगह पर खड़ा रहा। और फिर बोर्ग का खंजर वाला हाथ उसके पहलू के करीब आया। इमरान ने इंतहाई फुर्ती से अपनी जगह बदली। उसका हाथ बोर्ग की कलाई पर पड़ा और दूसरे लम्हे बोर्ग की चीख से पूरा क्लब गूंज उठा। बोर्ग अपने हाथ के बल पर कलाबाजी खाता हुआ पिछली दीवार से पूरी कुव्वत से जा टकराया था और खंजर इस इमरान के हाथों में नजर आ रहा था। क्लब में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर इंतहाई हैरत के आसार मौजूद थे, क्योंकि इमरान जो बिज़ाहिर लड़ाई फड़ाई के फन में न बल्द नजर आ रहा था, बोर्ग जैसे माहिर आदमी को उंगलियों पर नचा रहा था। बोर्ग दीवार से टकराते ही उछला। उसने उलटकर इमरान के सीने पर फ्लाइंग किक मारनी चाहिए, लेकिन इस बार इमरान ने अपने दोनों हाथों को इतनी तेजी से हरकत दी कि बोर्ग फिजा में तकरीबन नाचता हुआ सर के बल दूसरी तरफ फर्श पर जा गिरा। इस बार भी उसके हलक से चीख निकल रही थी। ये चीखें मारने की शायद आदत है बोर्ग तुम्हें, ख्वामखा एनर्जी ज़ाया कर रहे हो। मर्दों की तरह लड़ो, क्यों औरतों की तरह चीख रहे हो? इमरान ने बड़े मुज़ीका उड़ाने वाले लहजे में कहा और बोर्ग उछल कर खड़ा हो गया। अब उसके चेहरे पर झुंझुलाहट की अरूज पर पहुंच जाने के आसार नुमाया थे। उसने इंतहाई फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल लिया था। मगर दूसरे लम्हे इमरान बिजली की तेजी से उछला और बोर्ग को रिवॉल्वर चलाने की हसरत ही रह गई। रिवॉल्वर इमरान की लात पड़ने पर उछलकर दूर क्लब के कोने में जा गिरा। इमरान के कदम जैसे ही ज़मीन पर लगे, इमरान ने इंतहाई फुर्ती से बोर्ग के दोनों हाथ पकड़े और फिर तेज़ी से अंदरूनी कलाबाजी खा गया और हाल बोर्ग की मुसलसल चीखों से गूंजने लगा। कलाबाजी खाकर जब इमरान अलहदा हुआ तो बोर्ग फर्श पर गिरा बुरी तरह तड़प रहा था। उसके दोनों बाजू कंधों से उतर चुके थे और तकलीफ की शिद्दत से वो मुसलसल चीखे चला जा रहा था। ये क्या हो रहा है? अचानक क्लब के दरवाजे की तरफ से धार सी सुनाई थी और इमरान तेजी से इस तरफ मुड़ा।
आने वाला स्याह लिबास में मलबूस और गैर मुल्की था, लेकिन शक्ल सूरत से वो भी गुंडा ही नजर आ रहा था। बॉस, बॉर को बुरे से मार खा गया है, काउंटर पर खड़े नौजवान ने घबराए हुए लहजे में कहा। बोर कोबरे से मार खा गया है? कौन कोबरा? आने वाले ने हैरत से इमरान की तरफ देखते हुए कहा। तुम हॉर्बर हो? इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में पूछा। हाँ मैं हॉर्बर हूँ, मगर तुम कौन हो? क्या तुमने बॉर को मारा है? हॉर्बर के लहजे में बेपनाह हैरत थी। मैं दौलत आबाद से तुम्हें मिलने आया था। मेरा नाम कोबरा है, लेकिन ये बोरक एसिड दरमियान में कूद पड़ा तो मैंने उसे हल्का सा सबक दिया है, वरना कोबरे से टकराने वाला दूसरी सांस लेने की हसरत ही कब्र में ले जाता है। इमरान ने बड़े मुतमईन अंदाज में जवाब दिया। ओह तो तुम कोबरे हो? दौलत आबाद के तुम्हारे चर्चे तो बहुत सुने थे, बहरहाल आज मुलाकात भी हो गई और बोर्ग जैसे आदमी का हाल देखकर मुझे यकीन आ गया है कि तुम वाकई ही कोबरे हो, क्योंकि बोर्ग के सामने तो पूरे दारुल हुकूमत में कोई आंख उठाने की भी जुर्रत नहीं करता। आओ मेरे साथ, हॉर्बर ने सर हिलाते हुए कहा और फिर एक तरफ बनी हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान भी कंधे झटकता हुआ उसके पीछे चल पड़ा। सीढ़ियां चढ़कर वो एक सजे सजाए दफ्तर में पहुंच गए। बैठो, क्या पियोगे? हॉर्बर ने मेज के पीछे रिवॉल्विंग चेयर की तरफ बढ़ते हुए इमरान को सामने रखी हुई एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। पीने पिलाने की बात छोड़ो हॉर्बर, मुझे रेड फॉक्स ने वेस्टर्न कॉर्मन से कॉल किया था, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। वेस्टर्न कॉर्मन से रेड फॉक्स? क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। हॉर्बर ने चौंकते हुए पूछा, लेकिन उसकी आंखों में पैदा होने वाली चमक ने इमरान को बता दिया कि उसका तीर सही निशाने पर लगा है। हॉर्बर रेड फॉक्स के मुतल्लिक जरूर जानता है। तुम नहीं समझे, मैंने लातीनी तो नहीं बोली। रेड फॉक्स वेस्टर्न कॉर्मन सीक्रेट सर्विस का चीफ है। उसका एक अहम मेंबर जॉन मैकेनिजो और वाइल्ड टाइगर एक मखसूस मिशन के लिए यहाँ आया हुआ है। रेड फॉक्स ने मुझे बताया था कि हॉर्बर हमारा ही आदमी है और वाइल्ड टाइगर ने तुमसे राब्ता कायम किया हुआ है। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। मगर तुम्हारा रेड फॉक्स से क्या ताल्लुक है? तुम्हारा धंधा तो मनशियात और स्मगलिंग है। हॉर्बर के चेहरे पर हैरत के आसार मौजूद थे। कोबरा के हाथ बहुत वसी हैं मिस्टर हॉर्बर। रेड फॉक्स के लिए मैंने यहाँ बहुत काम किए हैं। तुम इस बात को छोड़ो, मुझे जल्दी है, मैंने वाइल्ड टाइगर से इंतहाई ज़रूरी बात करनी है। इमरान ने करख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा। वाइल्ड टाइगर से बात करनी है? इस वक्त तो इसका कोई पता नहीं, तो मुझे वो पैगाम बता दो, जब उससे राब्ता हो मैं उसे दे दूंगा और तुमसे मिल लेगा। हॉर्बर ने जवाब दिया। सॉरी, वो पैगाम सिर्फ उन्हीं तक महदूद है और इंतहाई एमरजेंसी है। अगर फौरी तौर पर वाइल्ड टाइगर से राब्ता ना हुआ तो मिशन को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचेगा और हो सकता है वाइल्ड टाइगर की जान भी खतरे में पड़ जाए। इमरान ने जवाब दिया। मैं सच कह रहा हूँ, वाकई से मेरा राब्ता टूट गया है। तुमने रेड फॉक्स का हवाला दिया है, जाहिर है तुम गलत आदमी नहीं हो सकते। वाइल्ड टाइगर मेरे पास आया था, उसने मुझे कहा था कि मैंने उसके लिए कोई कार और कोठी का बंदोबस्त करूं। चनाचा मैंने गुलशन टाउन में बंदोबस्त कर दिया। इसके बाद उसने मुझे कहा था कि उसने यहाँ के एक मकामी शख्स इमरान को अगवा करना है, जिस पर मैंने अपनी खिदमात पेश की। वो राज़ी हो गए तो मैंने अपने आदमी इमरान के फ्लैट के गिट लगा दिए, लेकिन फिर ना जाने क्यों वाइल्ड टाइगर ने अपना इरादा बदल दिया और उसने मुझे और जगह के लिए कहा और आदमी भी हटाने के लिए। चनाचा मैंने मॉडल टाउन में नई जगह दी और अपने दो खास आदमी जो दो भाई हैं, माइकल और डेसी, उनकी खिदमत में पेश कर दिए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मुझे इत्तला मिली कि मॉडल टाउन वाली कोठी खाली पड़ी है और माइकल और डेसी दोनों की लाशें वहाँ पड़ी हुई हैं। मैं अभी वहीं गया था। कोठी वाकई ही खाली पड़ी थी और माइकल और डेसी हलाक हो चुके हैं। माइकल को गोली मारी गई थी जबकि डेसी को खंजर से हलाक किया गया था। इस कमरे में सामान यूं बिखरा हुआ है जैसे वहाँ अच्छा खासा दंगल हुआ हो। रहे अब तक की तमाम सूरत हाल और वाइल्ड टाइगर का कोई पता नहीं। हॉर्बर ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। उसकी बताई हुई तफसील सुनकर इमरान समझ गया कि हॉर्बर सच बोल रहा है। लेकिन वाइल्ड टाइगर कहाँ गया? क्या उसे दुश्मनों ने अगवा कर लिया है? इमरान के लहजे में हैरत पैदा करते हुए कहा। वो अगवा होने वालों में से लगता तो नहीं, वैसे भी वो वेस्टर्न कॉर्मन का हीरो है। उसके साथ बहुत बड़े बड़े कारनामे मंसूब हैं। बहरहाल मैंने अपने आदमी शहर में फैला दिए हैं, जल्दी उसके मुतल्लिक कोई खबर मिल जाएगी। हॉर्बर ने जवाब दिया। ओके, फिर मैं चलता हूँ। जैसे ही उसके मुतल्लिक खबर मिले उससे मेरा बता देना और कहना कि मेरा इंतज़ार कर ले, मैं खुद भी उसे तलाश करता हूँ। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। तुम कहाँ ठहरे हुए हो? मुझे बता दो, मैं फ़ोन कर दूंगा। हॉर्बर ने भी कुर्सी से उठते हुए कहा। मैंने आज ही वापस जाना है और मैंने और भी बहुत से काम करने हैं, मैं खुद तुम्हें फ़ोन कर लूँगा। इमरान ने मुसाफिया के लिए हाथ बढ़ाया और फिर हॉर्बर से मुसाफिया करता हुआ वो तेज़ी से मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकलता चला गया। हॉर्बर वाला क्लू भी ख़त्म हो चुका था।
वाइल्ड टाइगर ने सरदावर को अगवा करने के बाद हार्बर से राब्ता कायम नहीं किया था। इसे साफ जाहिर था कि अब उसे खुद ही तलाश करना होगा। यही सोचता हुआ इमरान तेज तेज कदम उठाता एरो क्लब से निकलकर अपनी कार की तरफ बढ़ता चला गया और यही सोचता वो कार दौड़ाता दानिश मंजिल की तरफ बढ़ा चला जा रहा था कि अचानक एक चौक पर रेड लाइट की वजह से उसने जैसे ही कार रोकी उसकी नजरें साथ खड़ी हुई एक टैक्सी पर पड़ी और वो बुरी तरह चौंक पड़ा, क्योंकि टैक्सी की पिछली नशिस्त पर एक गैर मुल्की बैठा हुआ था। इसका चेहरा तो नामानूस सा था, लेकिन उसकी नाक बिल्कुल वाइल्ड टाइगर जैसी थी। उसी लम्हे इस गैर मुल्की ने मुड़कर इमरान की तरफ देखा और उसकी आंखों में छाई हुई सुर्खी देखते ही इमरान को यकीन हो गया कि ये जॉन मैकेनिज़ो ही है। इमरान चूंकि मेकअप में था इसलिए जाहिर है जॉन मैकेनिज़ो उसे पहचान ना सका था, इसलिए जॉन मैकेनिज़ो ने उसे सरसरी अंदाज में देखा और रुख बदल लिया। इमरान ने तेज़ी से कार के दरवाजे पर हाथ डाला और वो उसे खोलना ही चाहता था कि लाइट सब्ज हो गई और उसी लम्हे टैक्सी एक झटके से आगे बढ़ी। इमरान ने भी कार आगे बढ़ा दी, लेकिन जाहिर है वो टैक्सी का ताक़ुब कैसे छोड़ सकता था। इसकी कार टैक्सी के ताक़ुब में आगे बढ़ती चली गई। जॉन मैकेनिज़ो की टैक्सी अचानक एक बड़े जनरल स्टोर के सामने रुकी और जॉन मैकेनिज़ो टैक्सी से उतरकर तेज़ी से स्टोर के अंदर तकरीबन भागता हुआ दाखिल हो गया। इमरान ने बड़ी तेज़ी से कार रोकी और फिर वो भी उतरकर जॉन मैकेनिज़ो के पीछे स्टोर में दाखिल हो गया। ये स्टोर अभी हाल में खुला था और यहाँ काफ़ी से ज़्यादा रश था। इमरान अंदर दाखिल होते ही इधर उधर घूमा, मगर जॉन मैकेनिज़ो उसे कहीं नजर न आया। स्टोर बहुत बड़ा था और उसी में भी शुमार शोबे थे। खासी बड़ी इमारत थी। इमरान इधर उधर घूमता रहा। फिर थोड़ी देर बाद जब वो एक शोबे के सामने से घुमा तो उसके मुंह से एक तवील सांस निकल गया। उसकी तरफ भी एक दरवाज़ा था और लोग इधर से अंदर जा रहे थे। इमरान तेज़ी से लोगों की भीड़ काटता हुआ दरवाजे से बाहर निकला। ये दरवाज़ा भी बड़ी सड़क पर था, इसलिए यहाँ भी फुटपाथ पर लोगों का और सड़क पर कारों का अच्छा खासा हजूम था। इमरान कुछ देर वहाँ खड़ा रहा और फिर कंधे झटकाता हुआ वापस मुड़ा और वापस स्टोर में से होता हुआ पहले गेट से निकलकर अपनी कार की तरफ बढ़ता चला गया। जॉन मैकेनिज़ो उसे छोड़ दे गया। उसे उसकी होशियारी और चालाकी का पता चलता था कि इमरान जैसे शख्स की हर किस्म की एहतियात के बावजूद वह न सिर्फ अपने ताक़ुब से बाखबर हो गया था, बल्कि उसने बड़ी होशियारी से इमरान को डॉज भी दे दिया था। लेकिन डॉज खाने के बावजूद इमरान के चेहरे पर मायूसी की कोई शिकन ना थी, बल्कि ज़हनी तौर पर पहले से ज़्यादा मुतमईन था। टैक्सी का नंबर उसके जहन में था। इस टैक्सी को बड़ी आसानी से ढूंढा जा सकता था। इस तरह पता चल जाता कि जॉन मैकेनिज़ो कहाँ से सवार हुआ था। वो गैर मुल्कियों की आदत जानता था कि वो बगैर सवारी के नहीं चल सकते और अपनी रिहाइशगाह से निकलते ही टैक्सी इंगेज करते हैं और जब तक बाहर रहें हतमी वासा कोशिशों करते हैं कि एक ही टैक्सी इंगेज रखें। जॉन मैकेनिज़ो का टीले के पीछे सरदावर को ना पाकर एक लम्हे के लिए तो सांस ही रुक गया, लेकिन दूसरे लम्हे उसकी नज़रें टीले के पीछे रेत पर पड़ी तो बेइख्तियार उसका सांस बरामद हुआ। रेत स्पॉट थी, वहाँ सरदावर की मौजूदगी या जाने का जरा बराबर भी निशान ना था। इसका मतलब था कि वो गलत टीले की तरफ आ गया है, वरना हाँ रेत पर थोड़े बहुत निशानात जरूर मौजूद थे। वो नरमी से मुड़ा और उसने साथ साथ मौजूद दूसरे टीले देखने शुरू कर दिए और फिर चौथे टीले के पीछे उसे रेत पर पड़ा हुआ सरदावर नजर आ गया। उसकी आंखों में चमक सी उभरी। वो तेजी से सरदावर की तरफ बढ़ा। सरदावर बदस्तूर बेहोश पड़े हुए थे। उसने इधर उधर देखा और फिर झुककर सरदावर को उठाया और कांधे पर लाद कर तेजी से समंदर की तरफ बढ़ता चला गया। चंद लम्हों बाद वो लॉन्च में पहुंच गया। उसने सरदावर को लॉन्च में डाला और लॉन्च का कंट्रोल संभाल लिया। दूसरे लम्हे लॉन्च इंतहाई तेज रफ्तारी से समंदर की इंदरूनी तरफ बढ़ती चली गई। काफ़ी अंदर आकर उसने कोट की इंदरूनी जेब से वो नक्शा निकाला जो हार्बर ने गुलशन टाउन वाली कोठी में उसके हवाले किया था। इस नक्शे में वो साहिल से काफ़ी दूर छोटे छोटे जजीरों की मौजूदगी देख चुका था और इसी वजह से उसने ये सारा प्रोग्राम बनाया था। नक्शे को सामने रखकर उसने सिमत का अंदाज़ा किया और फिर लॉन्च को इन जजीरों की सिमत मोड़कर वो ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ता चला गया। तकरीबन आधे घंटे के मुसलसल सफ़र के बाद वो इन छोटे छोटे जजीरों तक पहुँच गया। जजीरे गैर आबाद ही लगते थे, इन पर घने दरख्त थे। लॉन्च को एक खाड़े रोककर वो जजीरे पर चढ़ा और फिर जजीरे के अंदर घूमता रहा। जजीरा बहुत ही छोटा था और दरख्त और बड़ी बड़ी झाड़ियों से अड़ा पड़ा था। जजीरे पर घूमते फिरते अचानक उसे एक बड़ा सा गार नजर आया जिसके मुंह पर झाड़ियाँ थीं। जॉन मैकेनिज़ो झाड़ियों को हटाकर गार के अंदर दाखिल हो गया। गार हर लिहाज से उसकी मर्जी के मुताबिक महफूज था। जब वो वापस मुड़ा और फिर लॉन्च से उसने सरदावर को उठाया और लाकर इस गार में डाल दिया। उसने लॉन्च में मौजूद नायलॉन की रस्सी उठा ली थी। इस रस्सी की मदद से उसने सरदावर के हाथ पुश्त पे करके मजबूती से बांध दिए और फिर पैरों को बांधने के बाद वो गौर से बाहर निकल आया। अब वो पूरी तरह मुतमईन था कि सरदावर होश में आने के बाद भी बाहर ना निकल सकेंगे।
दोबारा लॉन्च में आने के बाद उसने लॉन्च का रुख घाट की तरफ किया और लॉन्च तेज रफ्तारी से चलती हुई घाट की तरफ बढ़ती चली गई। उसे इस सारे काम में 1.5 घंटा लग गया था, इसलिए वो मुतमईन था कि उससे लॉन्च के मालिक को मजीद पैसे ना देने होंगे। लॉन्च जैसे ही साहिल पर पहुंची, उसका मालिक तेजी से लॉन्च पर चढ़ाया और लॉन्च को गौर से देखने लगा। तुम्हारी एक रस्सी हचकोले की वजह से समंदर में गिर गई। मेरी आधे घंटे की रकम अभी बकाया है, इसमें दूसरी रस्सी खरीद लेना। शुक्रिया, जॉन मैकेनिसो ने कहा और फिर लॉन्च से उतरकर तेज तेज कदम उठाता टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ता चला गया। इस पर वो हार्बर के पास जाने की बजाय एक दूसरे आदमी को ट्राई करने का फैसला कर चुका था। इस आदमी का पता भी उसे रेड फॉक्स ने दिया था। ये नेटू था। शहर के जुनूबी हिस्से में इसका एक बड़ा क्लब बताया गया था, जिसका नाम भी नेटू क्लब ही था। नेटू के मुतल्लिक उससे बताया गया था कि इंतहाई चालाक और होशियार आदमी है। बेज़ाहिर इंतहाई सीधा सादा, शरीफ और मासूम सा कारोबारी आदमी लगता है, लेकिन दर हकीकत ज़ेर ज़मीन दुनिया में इंतहाई बाअसर है। ज़ेर ज़मीन दुनिया में इसने अपना नाम गोल्डन ईगल रखा हुआ है और वो कभी गोल्डन ईगल के तौर पर किसी के सामने ना आया था, इसलिए बतौर नेटू उसके मुतल्लिक कोई तस्वुर भी ना कर सकता था कि ये गोल्डन ईगल हो सकता है। कहाँ चलना है साहब? टैक्सी में बैठते ही टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए पूछा। नेटो क्लब ले चलो, जॉन मैकेनिसो ने जवाब दिया और टैक्सी ड्राइवर ने अस्बात में सर हिला दिया। जॉन मैकेनिसो अब सरदावर को इस मुल्क से निकाल ले जाने के बारे में कोई प्लानिंग सोच रहा था। उससे मालूम था कि अब सीक्रेट सर्विस इसके फरार का हर रास्ता काटने की कोशिश करेगी, इसलिए वो यही सोच रहा था कि किसी मारूफ रास्ते की बजाय किसी ऐसे जरिए से सरदावर को बाहर ले जाए जो सीक्रेट सर्विस के जहन में भी ना आ सके। यही सोचता हुआ वो टैक्सी में बैठा हुआ था कि अचानक एक चौक पर उसकी नज़र रेड लाइट की वजह से साथ खड़ी कार पर पड़ी। पहले उसे ख्याल ना आया, लेकिन फिर अचानक उसके जहन में झमाका सा हुआ। इसने एक बार फिर मुड़कर देखना चाहा, मगर इस वक्त तक लाइट ग्रीन हो चुकी थी और टैक्सी आगे बढ़ गई थी। वो कार अब टैक्सी के पीछे आ गई थी, इसलिए वो बैक मिरर में आसानी से ड्राइवर का जायजा ले सकता था। वो गौर से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर उलझन के तासुरात नुमाया हो गए। उसकी छठी हिस्स कह रही थी कि उसको कहीं देखा है, लेकिन उसका चेहरा कतई अजनबी था। वो गौर करता रहा, लेकिन सिवाय एक नामालूम से एहसास के कोई बात वाज़ेह तौर पर उभर ना रही थी। वो मुस्तकिल सोचता रहा और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उसने यही एहसास कर लिया कि कार बाकायदा इसकी टैक्सी का ताक़ुब कर रही है। कोई ये ताक़ुब इतनी एहतियात से किया जा रहा था कि अगर जॉन मैकेनिसो के जहन में पहले से खदशा ना उभरता और वो मखसूस तौर पर चेक ना करता, तो शायद इस ताक़ुब से कभी भी खैर बाखबर ना हो सकता था। इसलिए उसने फौरी तौर पर इस ताक़ुब से छुटकारा पाने का फ़ैसला कर लिया। एक चौक पर मुड़ते ही उसे एक बहुत बड़ा स्टोर नजर आया। इसमें लोगों का खासा रश था। मुझे स्टोर के सामने उतार दो, जॉन मैकेनिसो ने अचानक ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा। मगर सर, वो नेटू क्लब, ड्राइवर ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, पहले मैंने यहाँ उतरना है। जॉन मैकेनिसो ने एक बड़ा नोट निकाल कर ड्राइवर की तरफ बढ़ाते हुए कहा और ड्राइवर ने सर हिलाते हुए टैक्सी को स्टोर के गेट की तरफ बढ़ा दिया। बाकी तुम रख लेना। टैक्सी रुकते ही जॉन मैकेनिसो ने कहा। फिर दरवाज़ा खोलकर वो तेज़ी से उतरा और तकरीबन भागता हुआ स्टोर में दाखिल हो गया। स्टोर वाकई ही काफ़ी बड़ा था और उसमें बेशुमार शोबे बने हुए थे। उसी लम्हे उसे एक तरफ बने हुए टॉयलेट नजर आए तो वो सीधा एक टॉयलेट की तरफ बढ़ता चला गया। टॉयलेट में दाखिल होने के बाद वो रुका और उसने दरवाजे के दरमियान बनी हुई छुरी से आंख लगा दी। चंद लम्हे बाद उसने पिछली कार में आने वाले नौजवान को स्टोर में घूमते हुए देख लिया। उसके लबों में तंजिया सी मुस्कुराहट बिखर गई। उसकी छठी ही सच्ची थी। अब वो उसे पहचान भी गया था, क्योंकि अब उसे लिबास साफ नजर आ रहा था। ये वही लिबास था जो इमरान ने पहना हुआ था और इसी लिबास में वो इमरान के फ्लैट में उसको छोड़कर आया था। कार में बैठे हुए चूंकि वो लिबास को पूरी तरह चेक ना कर सका था, इसलिए इस वक्त वो इससे पहचान आ सका था। बस एक मानूसियत का एहसास सा था। अब वो बाहर निकल गया था। उसके बाद उसने इधर उधर टैक्सी के लिए नजरें घुमानी शुरू की, मगर अचानक उसे ख्याल आया और वो चौंक पड़ा। उसने टैक्सी वाले को नेटू क्लब के मुतल्लिक बता दिया था और हो सकता है इमरान इस टैक्सी वाले को ढूंढ निकाले। इस तरह इमरान टैक्सी ड्राइवर की इत्तला पर उसके पीछे नेटू क्लब तक पहुंच सकता है। चनाचा उसने फौरी तौर पर नेटू क्लब जाने का इरादा बदल दिया, लेकिन अब मसला था कि वो आखिर किससे इमदाद हासिल करे। रेड फॉक्स ने दो ही नाम बताए थे, एक हॉर्बर और एक नेटू का। हॉर्बर से वो अब राब्ता कायम ना करना चाहता था, क्योंकि इमरान की बातों से उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि इमरान ने हॉर्बर को ना सिर्फ ट्रेस कर लिया है, बल्कि वो शायद उसे कवर भी कर चुका है और अब मौजूदा सूरत हाल में नेटू क्लब जाने का भी रिस्क ना ले सकता था। लेकिन किसी की इमदाद के बगैर वो सरदावर को इस मुल्क से बाहर भी ना निकाल सकता था।
यही सोचता हुआ वो फुटपाथ पर पैदल चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक और क्लब का बोर्ड नजर आया। ये एक खस्ता सी इमारत थी जिस पर रेड कॉर्नर क्लब लिखा हुआ था। इसकी नजरें क्लब के दरवाजे पर जम गई। वो कुछ देर तक क्लब में आते जाते लोगों को चेक करता रहा। आने जाने वाले अफराद के चेहरों से उसने अंदाजा लगा लिया कि ये क्लब भी ज़ेर ज़मीन अफराद का अड्डा है, क्योंकि सब लोग शक्ल सूरत चाल ढार और लिबास से कुंटे और ओबाश नजर आते थे। चनाचा वो तेज तेज कदम उठाता क्लब के दरवाजे की तरफ चलता चला गया। क्लब में दाखिल होते ही उससे वहाँ का माहौल देखकर यकीन हो गया कि वो दुरुस्त जगह पर आया है। वहाँ चरस और शराब की तेज बू मौजूद थी। हर तरफ गुंडे और बदमाश किस्म के लोग ही बिखरे हुए नजर आ रहे थे। जॉन मैकेनिसो काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। काउंटर पर एक लहीम शहीन पहलवानुमा आदमी खड़ा था। उसने तेज रंग की सुर्ख बनियान पहन रखी थी और सीने पर एक नीम अरियां औरत की बड़ी सी तस्वीर बनी हुई थी। मुझे इस क्लब के मालिक से मिलना है। जॉन मैकेनिसो ने काउंटर के करीब जाकर कदरे सख्त लहजे में काउंटर के पीछे खड़े हुए पहलवानुमा शख्स से मुखातिब होकर कहा, क्यों मिलना है और क्या काम है? काउंटरमैन ने गौर से जॉन मैकेनिसो को देखते हुए करख्त लहजे में पूछा। मुझे इससे एक काम लेना है जिसका मैं माकूल तरीन मुआवजा दूंगा। जॉन मैकेनिसो ने जवाब दिया। क्या काम है? काउंटरमैन के चेहरे पर छाई हुई करख्तगी बदस्तूर मौजूद थी। ये मैं उसी को बता सकता हूँ, बशर्ती का मुझे ये यकीन हो गया कि वो किसी बड़े काम में हाथ डाल सकता है। जॉन मैकेनिसो ने जवाब दिया। तुम्हें किसी गलत आदमी ने यहाँ भेजा है मिस्टर। हमारा बॉस जैकवर गलत काम नहीं करता। काउंटरमैन ने होंठ चबाते हुए जवाब दिया। ओके, फिर मुझे किसी सही आदमी का पता बता दो। मैं यहाँ अजनबी हूँ, किसी को नहीं जानता। इस इत्तला के लिए भी अदायगी करूँगा। जॉन मैकेनिसो ने जानबूझकर जेब से एक बड़ा सा नोट निकालकर उसे उंगलियों में लपेटना शुरू कर दिया। नोट देखकर पहलवानुमा शख्स की आंखों में चमक उभर आई। अगर तुम काम की नौयत बता दो तो मैं तुम्हें सही आदमी बता सकता हूँ। पहलवानुमा शख्स ने इस बार कदरे नरम लहजे में कहा। बताया तो है कि बहुत बड़ा काम है, लाखों रुपए का। बस इतना बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। जॉन मैकेनिसो ने जवाब दिया। तुम पुलिस या खुफिया पुलिस के भेजे हुए भी हो सकते हो मिस्टर। काउंटरमैन ने कुछ लम्हे सोचने के बाद कहा। ओह सॉरी, अगर तुम पुलिस से इस तरह डरते हो तो तुमसे बात करनी ही फजूल है। मैं खुद ढूंढ लूँगा किसी को। जॉन मैकेनिसो ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और वो नोट को वापस जेब में रखने लगा। ये बात आइंदा मुँह से मत निकालना। मेरा नाम जॉनसन है और मैं बॉस का राइट हैंड हूँ। बॉस पूरे दारुल हुकूमत का सबसे बड़ा आदमी है, समझे? लाओ नोट मुझे दो, मैं तुम्हें बॉस से मिलवा देता हूँ। पहलवानुमा शख्स ने करख्त लहजे में कहा और जॉन मैकेनिसो ने मुस्कुराते हुए नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो इन गुंडों की नफ्सियात अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसका दाव कामयाब रहा था। जॉनसन ने नोट लेकर जेब में रखा और फिर उसने एक तरफ पड़ा हुआ टेलीफोन एक तरफ खिसकाया और उसका रिसीवर उठाकर डायल के नीचे स्टैंड पर लगा हुआ सफ़ेद रंग का बटन दबा दिया। जॉनसन बोल रहा हूँ बॉस, एक गैर मुल्की आया है। वो किसी बड़े काम के लिए आपकी खिदमात हायर करना चाहता है, बड़ा मुआवजा देने के लिए तैयार है। जॉनसन ने मौतबाना लहजे में कहा। मैंने तसल्ली कर ली है बॉस, साफ आदमी है। जॉनसन ने दूसरी तरफ से बात सुनने के बाद जवाब दिया। फिर ओके कहकर उसने रिसीवर को रिडर पर रख दिया। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले जाओ, बाएं हाथ पर पहला कमरा है। जॉनसन ने एक साइड पर बनी हुई सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा और जॉन मैकेनिसो सर हिलाता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ता चला गया। सीढ़ियां तादाद में खासी थी, इसलिए उसे ऊपर गैलरी तक पहुंचने में कुछ वक्त लग गया। दरवाजे के बाहर एक तख्ती पर मौत का मखसूस निशान बना हुआ था जिसके नीचे जैकवर लिखा हुआ था। जॉन मैकेनिसो इस निशान को देखकर दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। फिर दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हो गया। दफ्तर खासा खुला और वसी था, लेकिन इसमें मौजूद फर्नीचर आसार कदीमा का ही मालूम होता था। एक बड़ी सी मेज़ के पीछे एक गंजे सर वाला अधीर उम्र आदमी बैठा हुआ था। बेज़ाहिर वो एक फटीचर सा आदमी नजर आता था, लेकिन उनकी आंखों में मौजूद तेज चमक देखकर जॉन मैकेनिसो को यकीन आ गया कि बेज़ाहिर फटीचर सा नजर आने वाला ये शख्स दर हकीकत इंतहाई सफाक, सालिम, कीना परवर और अय्यार आदमी है। आइए मिस्टर। अधीर उम्र शख्स जो जैकवर था जॉन मैकेनिसो को देखते ही उठकर खड़े होते हुए कहा, जैकवर फ्रॉम एक्रीमिया। जॉन मैकेनिसो ने मेज़ के सामने रखी हुई एक पुरानी सी कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए जवाब दिया। मुझे जैकवर कहते हैं। फरमाइए, अधीर उम्र ने मुस्कुराते हुए कहा। आप कोई बड़ा काम कर सकते हैं? जॉन मैकेनिसो ने कुर्सी पर बैठते हुए जरा सख्त लहजे में पूछा।
पहले आप वजाहत कीजिए कि आप किस बड़ा काम कह रहे हैं। हो सकता है जो आपकी नज़र में बड़ा काम हो वो जैकवर के लिए मामूली सा काम साबित हो। जैकवर का लहजा और आंखें बता रही थी कि वो अधेड़ उम्र के साथ खौफनाक भेड़िया भी है। मुझे एक शख्स को इस तरह मुल्क से बाहर ले जाना है कि सीक्रेट सर्विस, इंटेलिजेंस, पुलिस या कोई दूसरा हुकूमती इदारा बावजूद इंतहाई कोशिश के रुकावट न बन सके। जॉन मैकेनिसो ने जवाब देते हुए कहा, क्या वो शख्स जिंदा है या मुर्दा? जैकवर ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा। बेहोश है, जॉन मैकेनिसो ने जवाब दिया। कहाँ भेजना है? जैकवर ने पूछा। इस मुल्क से बाहर निकाल दो, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। एक बात और बता दूं, तुम मुझे आम मुजरिम ना समझ लेना। मैं एक्रीमिया की स्पेशल सीक्रेट सर्विस का सुपर एजेंट हूँ। तुम जानते हो कि CIA के लिए एक मामूली सी बात है, लेकिन ये मामला हुकूमती सतह से बालातर है और हम किसी तरह भी इसमें बराह रास्त मुलविस नहीं होना चाहते। ना यही यहाँ के किसी अहम दादा से बात करना चाहते हैं, वरना एरो क्लब का हॉर्बर और नेटो क्लब का नेटो हमारे एक मामूली से इशारे पर हरकत में आ सकते हैं। जॉन मैकेनिसो ने कहा। ओह, मैं समझ गया जनाब, बाज़-औक़ात ऐसा भी हो जाता है। जैकवर ने इस बार मौतमाना लहजे में कहा। जॉन मैकेनिसो का CIA के मुतल्लिक और फिर हॉर्बर और नेटो गुंडों का हवाला इसके लिए खासा रूपदार साबित हुआ था। ठीक है जनाब, मैं बंदोबस्त कर देता हूँ। मेरे लिए ये इंतहाई आसान मसला है। वो आदमी इस वक्त कहाँ है? जो जैकवर ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद खुद ही बोलते हुए कहा। आदमी मेरे कब्जे में है, तो मुझे अपना तरीक़ाकार बताओ, मुझे तसल्ली हो सके। हमारे लिए ये मसला इंतहाई अहम है। जॉन मैकेनिसो ने जवाब दिया। मैं उसे लॉन्च के जरिए अवापी के साहिल तक पहुंचा सकता हूं। वहां से आप उसे जहां चाहे ले जा सकते हैं, जैकवर ने जवाब दिया। कितना वक्त लगेगा लॉन्च को वहां पहुंचने तक? और कोस्ट गार्ड का क्या होगा? जॉन मैकेनिसो ने पूछा। लॉन्च को 3 रोज लगेंगे जनाब, और कोस्ट गार्ड इस लॉन्च को जिस वक्त चेक करते हैं उस वक्त आपका आदमी इसमें मौजूद ना होगा। जैकवर ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो कैसे? तफसील बताओ, जॉन मैकेनिसो ने हैरत भरे लहजे में पूछा। जनाब, एक माल बरदार लॉन्च अवापी जाती है। ये बाकायदा हुकूमत से मंजूर शुदा है। हर हफ्ते एक चक्कर लगता है। इसमें ज़्यादातर झींगर, मछलियाँ और छोटा सामान होता है। इसकी बाकायदा चेकिंग होती है। ये लॉन्च कल सुबह जा रही है। मैं खुद लॉन्च का मालिक हूँ। मैं आपके आदमी को रात मछेरों की कश्ती में समंदर के अंदर भिजवा दूंगा। जब लॉन्च चेक होकर यहाँ की समुद्री हदों से काफ़ी आगे निकल जाएगी तो मछेरे की कश्ती लॉन्च से आ मिलेगी और फिर आपका आदमी इसमें मुंतकिल कर दिया जाएगा और कश्ती हस्बे दस्तूर वापस आ जाएगी। इस तरह आपका आदमी आसानी से निकल जाएगा। जैकवर ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन अवाबी में भी तो लॉन्च की चेकिंग होती होगी? जॉन मैकेनिसो ने पूछा। जी हाँ, बाकायदा होती है, लेकिन वहाँ भी यही सिलसिला होगा। आपका आदमी इस तरह कश्ती के ज़रिए वहाँ को मछेरों की बस्ती में पहुँच जाएगा, चेकिंग स्पॉट से पहले ही। अब आपसे क्या छुपाऊँ, हम इस तरह स्मगलिंग करते हैं और आज तक महफूज हैं। जैकवर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। गुड तरीका, मुझे पसंद आया है। सादा और आसान, जिसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं जा सकती। लेकिन इस आदमी के साथ मैं भी हूँगा और तुम्हारी लॉन्च में मौजूद दूसरे अफराद का मुंह कैसे बंद होगा? जॉन मैकेनिसो ने कदरे मुतमईन लहजे में कहा। लॉन्च का अमला मेरे काबिले एतमाद अमला है। अगर आप कहें तो इस टूर में जैकवर खुद भी साथ चला जाएगा ताकि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ही पैदा ना हो। जैकवर ने जवाब दिया। गुड, अब बोलो कितनी रकम लोगे? जॉन मैकेनिसो ने मुतमईन लहजे में कहा। जनाब, मैं अब तक तो यही सुनता आया हूँ कि CIA बड़े मुआवजे देती है। तमाम सिलसिला आपके सामने है, आप ही बता दें। जैकवर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो शायद CIA के हवाले की बिना पर इंतहाई मरूब हो चुका था। आप CIA से हटकर आम हालात में इस काम का कितना मुआवजा लेते? जॉन मैकेनिसो ने पूछा। 1 लाख रुपया, जैकवर ने जवाब दिया। ठीक है, मैं आपको 2 लाख रुपए अदा करने के लिए तैयार हूँ। 1 लाख की अदायगी यहाँ और दूसरे लाख की अदायगी अवाबी में होगी, जॉन मैकेनिसो ने कहा और जैकवर का चेहरा मुसरत से खिल उठा। उसने शायद 1 लाख रुपया भी अपने तौर पर बहुत बढ़ाकर बताया था, जबकि उसे यकलख 2 लाख की ऑफर हो गई। ठीक है जनाब, मुझे मंजूर है, जैकवर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। ओके, तो मुझे वो जगह बता दो जहां इस आदमी के साथ मैं पहुंच जाऊं और वक्त भी अदायगी वहां हो जाएगी, जॉन मैकेनिसो ने कहा। अब डॉल्फिन बीच से शुमाल मशरक़ी की तरफ तकरीबन 10 मील के फासले पर मौजूद मछेरों की बस्ती याबी कोट पहुँच जाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा शाम 7 बजे तक मैं खुद वहाँ मौजूद हूँगा, जैकवर ने जवाब दिया। मैं तो इस जगह को जानता नहीं, मेरा आदमी इस कदर समंदर में ही मौजूद है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरे साथ चलो, किसी लॉन्च का बंदोबस्त कर दो ताकि मैं तुम्हारी रहनुमाई में वहाँ पहुँच जाऊँ? शाम होने में अब कुछ ज़्यादा देर तो नहीं है, जॉन मैकेनिसो ने जवाब दिया। समंदर में कहाँ?
जैकवर ने हैरत भरे लहजे में साहली जजीरों में से एक पर जॉन मैकेनिसो ने जवाब दिया, अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे एक लॉन्च का बंदोबस्त करना होगा और बाकी इंतजामात के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए, कम से कम 1 घंटा। जैकवर ने जवाब दिया, तुम इंतज़ाम कर लो, मैं 1 घंटा यहीं गुजार लूँगा, और अगर हो सके तो मेरे लिए नए लिबास और मेकअप का सामान भी मुहैया कर दो। जॉन मैकेनिसो ने कहा, बड़ी खुशी से जनाब, आपकी खिदमत करके मुझे खुशी होगी। जैकवर ने जवाब दिया, मुआवजा तो तुम्हें मिलेगा जैकवर, लेकिन मैं एक्रीमिया वापस जाकर तुम्हें CIA की स्पेशल टीम में शामिल कर दूंगा, फिर इससे तुम्हारी हैसियत हर लिहाज से ऊंची हो जाएगी। जॉन मैकेनिसो ने कहा और जैकवर की आंखों में बेपनाह चमक उभर आई। बहुत शुक्रिया मिस्टर डिकोरा, ये आपका एहसान होगा, जैकवर ने कहा और फिर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आप इधर रेस्टरूम में आ जाइए, मैं मेकअप का सामान और लिबास अभी भिजवा देता हूँ। जैकवर ने एक कोने में बने हुए दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा और जॉन मैकेनिसो सर हिलाते हुए इस दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। इसकी आंखों में गहरे इत्मीनान के आसार छाए हुए थे। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में खामोश बैठा हुआ था। इसकी पेशानी पर शिकनें फैली हुई थी। सरदावर की गुमशुदगी एक मसला बन गई थी। सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान हवाई अड्डा, बस अड्डा और रेलवे स्टेशनों की निगरानी कर रहे थे। टाइगर ने इमरान की हिदायत पर इस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ निकाला था जिस पर जॉन मैकेनिसो सवार हुआ था। इस टैक्सी ड्राइवर से सिर्फ इतना ही पता चला था कि उसने जॉन मैकेनिसो को साहिल समंदर से उठाया था और इस कमर्शियल स्टोर के सामने उतार दिया था। उसने ये भी बताया था कि जॉन मैकेनिसो ने पहले उसे नेटो क्लब जाने के लिए कहा था, लेकिन बाद में अचानक इरादा बदलकर वो इस कमर्शियल स्टोर के सामने उतर गया था। इसमें टाइगर ने नेटो क्लब जाकर छानबीन की। उसके कुछ दोस्त नेटो क्लब में मौजूद थे। उसे पता चला कि कोई आदमी नेटो क्लब में दाखिल ही नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर था कि जॉन मैकेनिसो ने ताकुब से बाखबर होते ही नेटो क्लब जाने का इरादा बदल दिया था। साहिल समंदर के और इर्द गिर्द के इलाकों की भी छानबीन की गई थी, लेकिन वहां कहीं भी सरदावर का सुराग ना मिला था। ये छानबीन भी टाइगर ने की थी। सरदावर की गुमशुदगी का अभी हुकूमत को तो इल्म नहीं हुआ होगा। ब्लैक ज़ीरो ने काफ़ी देर की खामोशी के बाद इमरान से मुखातिब होकर कहा, जब तक हम ना बताएं हो भी नहीं सकता, और जब तक सरदावर ना मिलें और बताना भी नहीं चाहता, वरना एक हंगामा बर्पा हो जाएगा। इमरान ने जवाब दिया, जॉन मैकेनिसो की साहिल समंदर से टैक्सी एंगेज करने से तो यही जाहिर होता है कि उसने सरदावर को वहीं कहीं छोड़ा है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, वहीं करीब कोई ऐसी जगह ही नहीं, रिहायशी कैबिन तक वहाँ मौजूद नहीं। इमरान ने सोचने वाले अंदाज में कहा, फिर अचानक एक ख्याल के तहत वो चौंक पड़ा। ओहो, ज़रूर ऐसा ही हुआ होगा, मैं ख्वामख्वाह उलझा रहा। इमरान एक झटके से उठ खड़े हुए कहा, क्या हुआ? ब्लैक ज़ीरो ने हैरान होते हुए पूछा। मेरी रेडीमेड खोपड़ी की बैटरी बहुत डाउन होती जा रही है, अब मुझे इसे चार्ज करना ही पड़ेगा। इमरान ने सर झटकते हुए कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकलता चला गया। उसने ब्लैक ज़ीरो के सवाल का जवाब ही ना दिया था। चंद लम्हों बाद उसकी कार इंतहाई तेज रफ्तारी से साहिल समंदर की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। साहिल समंदर पर पहुंचकर उसने कार पार्किंग में रोकी और फिर खुद तेज तेज कदम उठाता घाट की तरफ बढ़ता चला गया। क्योंकि अब शाम होने वाली थी, इसलिए यहाँ तफरीह करने वालों का हजूम और भी ज़्यादा हो गया था। इमरान तेज तेज कदम उठाता एक नई लॉन्च की तरफ बढ़ता चला गया था। ये लॉन्च चूँकि बिल्कुल नई थी, इसलिए इमरान ने उसे इंतखाब कर लिया था। लॉन्च का मालिक साहिल पर ही खड़ा था। इसके सीने पर लॉन्च का नाम और नंबर का कार्ड छपा था। उसी कार्ड की वजह से ही इमरान इसकी तरफ बढ़ा था। मुझे लॉन्च चाहिए, इमरान ने मालिक से मुखातिब होकर कहा। सॉरी, मैं अपनी लॉन्च सिर्फ गैर मुल्कियों को किराए पर देता हूँ, मालिक ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। मैंने किराए की बात की है, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मुझे लॉन्च चाहिए, इमरान ने मासूम से लहजे में कहा। Like, comment, share, press the bell icon.